हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में 2 खंडों में से खंड 2 में हमने हाशियकरण की समझ से संबंधित अध्याय 7 का कुछ अभ्यास किया था। आज हम बेटा उसमें आप समझ गए थे कि हाशियकरण होता क्या है। जैसे मैंने आपको समझाया था, हम कॉपी के किसी पेज पे लिखते समय साइड में एक तरफ जो जगह छोड़ देते हैं लाइन से, वो एक हाशिया है, अलग से छोड़ देना। इसी तरीके से कुछ समाज में जातियां हैं, जनजातियां हैं या कुछ समूह ऐसे हैं जो हाशियकरण का शिकार हो जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बेटा हम जो है उसको पढ़ते हुए मुख्य तौर पर जहाँ पहुँच गए थे, आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमने आदिवासियों की कई चीज़ों के बारे में पढ़ा बेटा। आज हम अपने इस भाग 2 में आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय और धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति और धर्म उनके बहुत सारे होते हैं। उनके धर्म में इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं, ये उनकी मान्यता होती है। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास स्थान भी माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई धर्मों का, शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल की असम शक्तियाँ तांत्रिक परंपराएं जो हैं वो इसी का उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें से मुख्य रूप से संस्कृत से जो है वे बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं जो है मौजूद हैं, जिसको आप आसानी से देख और पढ़ समझ सकते हैं। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समूहों की तस्वीर हैं। देखो बेटा, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जनजाति समूह हैं और ये इनकी परंपरागत जो है वेशभूषा है जो ये पहने हुए हैं और जिसमें ये सजे हुए हैं। इसके आधार पर हमें यह गलत फहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। आदिवासी और उनकी प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह के रूप में पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों, फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम, कहिए तो ना के बराबर ही जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत ही आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि ये बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के, कोयले और हीरे की कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशुओं से पैदा होने वाले उत्पाद, पेड़ों से मिलने वाले मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार भी रहे हैं, सभी जंगलों से ही हमें मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता
और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी सियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहे हैं। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीन कर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन की नीतियों, राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए जबरदस्ती ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक उनकी सीधी पहुंच है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी लोग, जो कि 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिया गया कि गीत आदिवासियों की आकांक्षा और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। इस गीत को आप पढ़ें। आओ मैनी असम चले, हमारे देश में बहुत कष्ट हैं। असम की धरती पर मीनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। आज इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों? आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं? क्यों वे धातुएं कहाँ से हासिल होती हैं? क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही हैं? मकानों और रेलवे के निर्माण में इमारती लकड़ी, खनन के लिए वन भूमि, गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि, वन्य जीवों अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है? बच्चों, इमारती लकड़ी और खेती व उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनी को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ है कि उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती उनसे छीन ली गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत ही कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए थे उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क, 372 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनका कुल क्षेत्र 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिए कहा जाता है।
अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों में, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीब की रेखा से नीचे गुजारा कर रही हैं। इसकी वजह से वह कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहे हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता दर भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी कुछ नहीं है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियाँ गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियाँ रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियाँ भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारा ज्ञान संपदा भी खो जाती है। बहुत कुछ है ऐसा जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत हैं। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? आपकी राय में क्या ये बात महत्वपूर्ण है कि क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों, वन भूमियों के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस आधार पर अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसे कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकता है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल अक्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में हम मुसलमानों से संबंधित भी कुछ हाशिएकरण को समझेंगे।
अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्या ज़रूरत है। बच्चों, जो समाज में अल्पसंख्यकों का और इनसे संबंधित जो हास्याकरण है, हम उसके बारे में अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।